जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूँ अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना चैप्टर की शुरुआत की थी और उसमें बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें शब्दावली हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे समाजवाद हो गया, तो समाजवाद का क्या मतलब होता है ये सब देख चुके थे। तो समाजवाद के बाद अब जो एक प्रमुख शब्द है ये आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष को देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष जो प्रस्तावना में है ये कहाँ से आया। ये ओरिजिनली आपका संविधान में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और देखिए, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। तो इसी अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पंथ निरपेक्ष शब्द को जानिए, जो ओरिजिनली आपके संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ शब्द है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। और फिर देखिए कि राज्य धर्म से अलगाव नहीं है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य को धर्म से अलगाव नहीं होने का ये मतलब हुआ कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस पे आज के वर्तमान स्थिति में ये डिबेट भी उठता है कि पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में क्या इसका उद्देश्य है। तो इसका जो ये उद्देश्य है कि राज्य का कोई आपका धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है और राज्य किसी विशेष परिस्थिति में आपको धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि राज्य धर्म से अलगाव नहीं है राज्य का, लेकिन धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लिए होंगे और याद भी हो गया कि पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं था ये शब्द, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म जो है आपका, तो ये एक नियमों का समुच्चय होता है। जैसे सभी का अपना कोई ना कोई एक धर्म होता है, तो ये जो धर्म है आपका, तो धर्म जैसे कि कोई किस तरह से अपने जैसे दिनचर्या है अपने धर्म के अनुसार जो पालन करता है, वही एक धर्म शब्द दिया गया है। और धर्म तो इसी चीज़ यहीं से आपका ये क्लियर होता है कि धर्म जो भी आप नियम बनाते हैं वही आपका एक धर्म हो जाता है। ठीक है, इस बात को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, यानी हमारे यहाँ के पंथ निरपेक्ष और पश्चिम जैसी यूरोपीय कंट्री है, वहाँ पर क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की अगर बात करें तो इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का धर्म से अलगाव है, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है, राज्य का धर्म से अलगाव नहीं है। यानी राज्य अगर चाहे तो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, परंतु धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और ये सारी प्रावधान, ये जितना अभी बताए हैं, ये सभी फंडामेंटल राइट जो है आपका, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल 25 से 28 के माध्यम से आपको पूरा विस्तृत पता चलेगा, जो कि हम लोग आगे
पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, यानी मौलिक अधिकार में। अब यहीं देख लेते हैं कि पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वहाँ पर भी ये सिचुएशन है। राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है, यहाँ भी ये है। राज्य का धर्म से अलगाव है, ये पॉइंट मेजर है। देखिए यहाँ पर राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे से पृथक है, अलग अलग है। न राज्य और धर्म, न राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा और न ही धर्म राज्य में हस्तक्षेप करेगा। तो ठीक है, अतः राज्य का धर्म से अलगाव है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। यानी पंथ निरपेक्षता जो शब्द है प्रस्तावना में, उसी को देख रहे थे हम लोग। तो प्रस्तावना ओरिजिनली संविधान में नहीं हुआ करता था, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, और इसका शब्दावली हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी ये पंथ निरपेक्षता को हम लोगों ने बड़ी डिटेल में जानकारी अर्जित कर ली। अब देखते हैं दूसरे शब्दावली को। तो ये जो हमारा नेक्स्ट शब्दावली है वही दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पॉइंट ये भी देख लीजिए कि धर्म का अर्थ होता है नियमों का समुच्चय। समुच्चय का मतलब यानी एक सेट समझिए उसका, जो व्यक्ति अपने जीवन में जीने के लिए धारित करता है। और महात्मा गांधी का भी स्टेटमेंट है, वो भी देख लीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म से अलगाव संभव नहीं है, लेकिन पंथ से अलगाव किया जा सकता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट दे देगा आपको और पूछ देगा वहाँ पे कि ये किसका स्टेटमेंट है पंथ निरपेक्षता के संबंध में। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र जो है ये हमारे ओरिजिनली संविधान में था। तो देखिए इसका जो एक फेमस है ये परिभाषा डेमोक्रेसी का, तो ये जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। और ये परिभाषा आपको अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हीं के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। और ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग सम्मेलन 1863 में ये परिभाषा दिया था। तो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। और ये किस सम्मेलन में उन्होंने इस परिभाषा को रखे थे? तो ये गेटिसबर्ग सम्मेलन 1863 में। ठीक है, लोकतंत्र वर्तमान का जो शासन प्रणाली है उसमें सबसे लोकप्रिय प्रणालियों में से ये एक है। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे अभी देखते हैं राजशाही हो जाता है, राजशाही हो गया, साम्यवादी हो गया। साम्यवादी एक लोकतंत्र है। इसके बाद तानाशाही शासन है। तो ये जो है, तो इसमें से सबसे फेमस है ये लोकतंत्र आपका हो जाएगा। सबसे लोकप्रिय प्रणाली है ये, लोगों के द्वारा यानी फॉलो किया जाने वाला प्रणाली यही है, लोकतंत्र है। तो देखिए अब लोकतंत्र के संबंध में थोड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट को, बिंदुओं को देखते चलिए। अब लोकतंत्र में महत्वपूर्ण बात रह किसका जाता है? जैसे अगर वास्तविक लोकतंत्र आप अगर देखते हैं तो वास्तविक लोकतंत्र आप कहिएगा किसको? तो देखिए, जहाँ का जनता निर्वाचन निष्पक्ष रूप से करे,
और जनता के निर्वाचन के विकल्प हो और निर्वाचित शासक के पास निर्णय लेने की क्षमता हो। यानी ये एक लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जनता के पास, यानी निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो सही होना चाहिए और जनता को, यानी जो उसका नेता है उसका विकल्प होना चाहिए कि किसको वो चुनते हैं, इसका भी विकल्प उसे मिलना चाहिए और जो सरकार बना है उसे निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। यही एक वास्तविक लोकतंत्र का विशेषता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर शब्दों में लिख दिया गया है। वास्तविक लोकतंत्र में जनता निष्पक्ष निर्वाचन करती है, जनता के पास निर्वाचन के विकल्प होते हैं, निर्वाचित सरकार को जनता के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार पाकिस्तान, चीन दिखावटी लोकतंत्र के श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान और चीन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो पाकिस्तान में देखिए आप समय समय पर वहाँ पर सैनिक तख्तापलट हो जाता है, यानी शासन प्रशासन का बागडोर सेना के हाथों में चली जाती है। इसीलिए इसे वास्तविक लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और यहाँ पर चीन में तो लोकतंत्र जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पर अपना साम्यवादी प्रणाली चलता है वहाँ पर। तो इस तरह से है। अब देखिए लोकतंत्र को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? दो भागों में, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहाँ होती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ संभव है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो। जनसंख्या कम होगी वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, वरना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये लोकतंत्र का दूसरा जो सिस्टम है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है, बेसिकली आपको जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है। यही जो है सो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है और सरकार का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपको बता ही दिए हैं, एग्जाम्पल नहीं दिए थे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है और ये छोटे एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको ये स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये इसको भी समझा दिए हैं। इसका जो है सो आपको एग्जाम्पल देख लीजिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो जैसे भारत हो गया, अमेरिका, यहाँ पर इस तरह का सिस्टम चलता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो अब जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो तरह की सिस्टम होती है, एक संसदीय लोकतंत्र है और एक अध्यक्षीय लोकतंत्र है। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? भारत और ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। वहीं अध्यक्षीय लोकतंत्र की बात करें तो वो है अमेरिका का। यानी अध्यक्षीय लोकतंत्र में ऐसा होता है कि अगर एक बार चुनाव हो गया और राष्ट्रपति का इसमें चुनाव कर लिया जाता है और राष्ट्रपति खुद से ही जिसे चाहे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है और उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, जिस कार्यकाल में उन्हें हटाना असंभव सा हो जाता है। इसीलिए इस अध्यक्षीय लोकतंत्र का गुण भी है और अवगुण भी है। जैसे अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है
और डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब फैसले अभी ले रहे हैं जो दुनिया को परेशान भी करती है। लेकिन देखिए, उसे हटाने के लिए अभी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका में वहाँ की जनता भी उनके खिलाफ हो रखे हैं, उनकी लोकप्रियता भी कम हो गई है। लेकिन फिर भी वे अपने समय तक, जो 4 साल उनका टाइम पीरियड हो, वो पूरा करेंगे, उसके बाद ही हटेंगे। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में है कि संसद में जो भी पार्टी का सरकार है, अगर उनका बहुमत खो देता है, अगर बहुमत में नहीं है सरकार, तो फिर उनका सरकार गिर जाता है और फिर से नए सरकार का गठन होता है। ये एक संसदीय लोकतंत्र का गुण भी है और अवगुण भी है। गुण इस तरह से है कि संसदीय लोकतंत्र में यानी कब सरकार गिर जाए, अगर बहुमत का सरकार नहीं है तो सरकार गिरने का डर हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो ये सब इसका अवगुण हो गया। तो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र में आप लोग अंतर कर पाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ को आप लोग क्लियरली समझ भी लिए होंगे। अब देखते हैं प्रस्तावना के एक और महत्वपूर्ण शब्दावली को, जिसमें गणराज्य शब्द आपका दिया हुआ है। तो ये जो आपका गणराज्य शब्द है, गणराज्य, देखिए गणराज्य शब्द का मतलब समझिए कि जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आपका चुनाव करके आया हो, चुनकर आया हो, जिसका निर्वाचन हुआ हो, चुनाव नहीं निर्वाचन हुआ हो, वहाँ का वो राष्ट्र आपका गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, सरकार का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, वो पीएम होता है। ठीक है, तो वो लोकतंत्र हो जाएगा। जहाँ की शासन व्यवस्था चुनकर भेजे गए व्यक्तियों के द्वारा जो शासन प्रशासन चलता है, वो लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, लेकिन गणतंत्र किसको कहेंगे? जैसे भारत के राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन हुआ है तो ये आपका गणराज्य हो जाएगा। लेकिन यही अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन न होकर अगर ये वंशावली होता तो भारत गणराज्य नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ वंशवाद को ख़त्म किया गया है। निर्वाचित होकर जो भी आते हैं वो निर्वाचित होते हैं, न कि वंशानुगत होते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर ब्रिटेन में देखने को मिलता है। भारत में लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र और गणराज्य दोनों ही है। लेकिन वहीं ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राजा रानी का सिस्टम चलता है और जो वंशानुगत होते हैं। इसीलिए वहाँ यानी ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। गणराज्य का मतलब भी पता चल गया होगा। और गणतंत्र यानी जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ के प्रमुख, जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आर्टिकल 52 का जिक्र होगा और वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत का प्रथम व्यक्ति है। ये हर एक कुछ के यानी कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। बहुत सारा प्रावधान है जो आर्टिकल 52 से 78 तक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि और भी बहुत आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित, लेकिन ये प्रमुख आर्टिकल है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहाँ हम लोग देख लेंगे। तो गणतंत्र या गणराज्य आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि गणराज्य किसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डिफरेंस करके भी देख लिए कि भारत में क्या सिस्टम है और ब्रिटेन में क्या सिस्टम है। ठीक है, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं अगला जो एक महत्वपूर्ण शब्दावली है
ये है आपका न्याय। अब देखिए न्याय की बात, हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय दिया गया है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? तो ये 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। तो वो न्याय कौन सब है, क्या न्याय है? तो ये है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में कि भारतीयों को 3 प्रकार की न्याय की चर्चा इसमें है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय के तहत आपको समाज में जो भेदभाव होता है, इसमें सामाजिक न्याय में आपको समानता, यानी सभी को समान रूप से सभी के प्रति समानता का भाव हो, यानी इसमें यही हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में समानता लाया जाए, इस तरह का भी बात किया गया है। और राजनीतिक न्याय में जैसे वोट देने का राइट हो आपको, उसके बाद जैसे अगर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इस तरह का जो बात है, यही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। अब यहाँ पर बात करें कि न्याय ये आया कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ की क्रांति जो हुआ था 1917 में, तो ये शब्द वहीं से प्रेरित है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है सामाजिक न्याय, सामाजिक क्षेत्र में समानता और भेदभाव को दूर करना है। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे 14 में भी समानता लाने की बात करता है, यहाँ पर छुआछूत की दूर करने की बात करता है। इसी तरह से बहुत सारे आर्टिकल के माध्यम से आपको सामाजिक न्याय देने की बात की गई है। वहीं आर्थिक न्याय में ये होता है कि आर्थिक क्षेत्र में समानता स्थापित करना। जैसे आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसमें 39 का सब क्लॉज बी और सी के माध्यम से आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में समानता, चुनाव लड़ने के क्षेत्र में, मतदान करने के क्षेत्र में, तो इनका जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये है आर्टिकल 324, 326। ठीक है, ये चीज़ आपको न्याय समझ में आ चुका होगा। और ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रेरित है, ये भी आपको पता चला। कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कई बार ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछा गया है कि कितने प्रकार की न्याय की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा प्रस्तावना में किया गया है। और ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये सोवियत रूस से प्रेरित है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पक्ष, शब्दावली। तो अगला जो महत्वपूर्ण शब्दावली है प्रस्तावना का, ये है आपका समानता। देखिए समानता का जो बात है, आपको ये 2 प्रकार की समानता है। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि समानता, प्रस्तावना में जो समानता है, समानता कितने प्रकार की समानता है? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। जैसे अवसर की समानता, अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर अनुच्छेद 15 और 16 के माध्यम से अवसर की समानता की बात की गई है। जैसे यहाँ पर जब आप शिक्षा के क्षेत्र में हो तो ये आर्टिकल 15 से आपको समानता देती है, और वहीं आप नियुक्ति के क्षेत्र में हो तो आर्टिकल 16 के माध्यम से समानता दी जाती है। ठीक है, वहीं प्रतिष्ठा, अगर प्रतिष्ठा देखें तो आर्टिकल 18 और 17 के माध्यम से आपको ये प्रतिष्ठा दी जाती है। जैसे आर्टिकल 18 में है कि उपाधि रखने का हक किसी को नहीं है। जैसे सर, नाइटहुड, ये सारी उपाधियाँ पहले हुआ करती थी अंग्रेज के समय में।
तो उन सारी उपाधियों को नष्ट किया गया, ख़त्म किया गया। ख़त्म इसलिए किया गया क्योंकि ये किसी दूसरे को नीचे दिखाने के लिए भी यूज किया जाता था। तो इसलिए इस शब्दावली को, और जिससे किसी को प्रतिष्ठा को भी धक्का लगता था, इसीलिए उपाधि को समाप्त किया गया। और वहीं आर्टिकल 17 को आप देखते हैं तो इसमें यानी भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत को ख़त्म करने की बात करता है। और देखिए वहीं पर आप जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर समता और समानता में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो देखिए समता और समानता, समता और समानता ये दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर सबके साथ समानता का अर्थ हुआ कि सबके साथ समान व्यवहार, चाहे वो कोई भी हो, सबके साथ एक ही नियम कानून लागू होगा, इसका मतलब ये हुआ समानता हो गया। वहीं समता की बात करें तो समता की बात में समान के साथ समान व्यवहार है, ठीक है, समान के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो यही आपका समता हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव शब्द है। वहीं अगर देखें समता एक पॉजिटिव शब्द हो गया, वहीं अगर आप समानता को देखें तो ये एक नेगेटिव शब्द है। अगर देखिए जैसे होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं एक पंक्ति में और बहुत सारे बच्चे हैं एक पंक्ति में, अगर सबको ही एक साथ खड़ा कर दिया जाए, अगर समानता का ये अधिकार देकर सबको एक ही पंक्ति में खड़ा करके और रेस में दौड़ने के लिए कह दिया जाए, तो ये एक फेयर नहीं होगा, ये एक जायज़ यानी प्रतियोगिता नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर देखें आप कि यहाँ पर बच्चा दौड़ रहा है और यहाँ पर जो एडल्ट हो चुके हैं वो दौड़ रहे हैं, तो दोनों को दो अलग अलग पंक्तियों में दौड़ाया जाए तो ये उनके साथ एक बराबरी का भाव पैदा करता है। तो वहीं तो इसीलिए समानता और समता में यही एक बेसिक डिफरेंस है। आरक्षण जो आपको दिया जाता है ये भी समता के कारण ही दिया जाता है, ठीक है। तो यानी समता यानी समानता, ये इस शब्दावली को आप लोग समझ चुके होंगे। तो समता कितने प्रकार की है? दो प्रकार की समानता की बात करता है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो शब्दावली है आपका, ये है बंधुत्व का। तो ये बंधुत्व जो शब्दावली आया है ये कहाँ से आया है? तो बंधुत्व जो शब्दावली है यानी फ्रांस की क्रांति के द्वारा इस शब्दावली को हमारे संविधान में प्रोड्यूस किया गया है, यानी प्रेरित है। बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति है जो 1789 में हुआ था। और देखिए बंधुत्व की जो भावना है वो आती कहाँ से है? बंधुत्व यानी भाईचारा ये कहाँ से आती है? तो बंधुत्व राष्ट्र की एकता और अखंडता से यानी बंधुत्व की भावना आती है, ठीक है। अगर आप देखते हैं जब भी यानी एक परिवार से ही एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए कि अगर एक परिवार है जिसमें एक परिवार में कुछ व्यक्ति होते हैं जो एक भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसके पास कुछ लैंड भी होता है जो एक भौतिक है यानी एक बाहरी देखते हैं उसको, और तो इस तरह से एक परिवार में भी बंधुत्व की भावना बनी रहती है। वहीं आप देखिए तो बंधुत्व की जो भावना है वो कहाँ से आती है? राष्ट्र की एकता और अखंडता से। राष्ट्र की एकता अखंडता यानी बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। ये फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग
ध्यान में रखेंगे। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और देखिए यहाँ पर बेसिक डिफरेंस अब देखते हैं कि एकता और अखंडता में अंतर क्या है। यानी इन दोनों शब्दावली में कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो इसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं कि एकता और अखंडता में अंतर क्या है। एकता और अखंडता, देखिए सबसे पहले जो आपका अखंडता शब्द है उसे समझिए। अखंडता एक भौगोलिक लगाव है, ठीक है। भौगोलिक लगाव का मतलब क्या हो गया? जहाँ कोई क्षेत्र होता है, वही, जैसे भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है वही आपका भौतिक लगाव यानी भौतिक लगाव हो गया कि यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का भूभाग हो गया। तो यही एक भौगोलिक संकल्पना है। और किसी देश के लोगों के मध्य भौगोलिक लगाव अखंडता है। जैसे अगर कोई कह देता है कि कश्मीर जो पीओके वाला भाग है, हालांकि अभी भारत का उस पर प्रशासन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों का एक भौगोलिक लगाव है कि वो क्षेत्र एक ना एक दिन हम लोग उसे लेकर रहेंगे। तो यही एक अखंडता का आप लोग मतलब निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एकता क्या है। एकता एक सांस्कृतिक लगाव है और एक मनोवैज्ञानिक यानी एक भावना है। तो सांस्कृतिक यानी कल्चर, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण आपका संस्कृति होगा, कल्चर होगा। तो जिसके अनुसार उस क्षेत्र से आपका लगाव जुड़ जाता है, बढ़ जाता है, तो उसी को आप सांस्कृतिक लगाव भी कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक यानी आपके माइंड में ये चलने लगता है कि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं। तो इससे एक एकता का जो भाव है ये कहाँ से आती है? सांस्कृतिक, और ये एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो इसी को लिखा हुआ है, किसी राष्ट्र के लोगों के मध्य सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव एकता कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्र और देश में भी एक अंतर देख लीजिए थोड़ा सा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक। लेकिन वहीं अगर आप देश की बात करें तो ये एक भौगोलिक संकल्पना है। जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या है? ये एक भौगोलिक संकल्पना है, ठीक है। अब देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण हमारा शब्दावली है वो है आपका स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रता है ये कहाँ से आया है? तो ये भी फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 में, ये वहीं से स्वतंत्रता शब्द भी आया है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो वो 5 क्या है? तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। तो यही 5 चीज़ आपको स्वतंत्रता दिखाता है प्रस्तावना में जो दिया गया है। तो यही आपका हो जाएगा। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये एक सकारात्मक भाव है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव भाव यहाँ पर दिखता है। देखिए, अब विचार भी अपना रख सकते हैं, विचार रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की यहाँ पे दे रखा है स्वतंत्रता है। विश्वास है, आप किसी चीज़ में विश्वास रख सकते हैं। धर्म, किसी धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता है। उपासना, आप किसी के भी उपासक हो सकते हैं। यानी इन सारी चीज़ों को
स्वतंत्रता के रूप में प्रस्तावना में दिया गया है, जो एक पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव है। लेकिन वहीं देखिए मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता दिया गया है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। और ये एक नकारात्मक स्वतंत्रता है, ये एक नकारात्मक भाव है। ये बीपीएससी टीआरई में TRA 3.0 में ये क्वेश्चन भी दिया गया था, काफ़ी सीरियस क्वेश्चन था वो, कि मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता दिया गया है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है? नकारात्मक है। तो यहाँ पर अगर जो इसे डीपली नहीं पढ़ा होगा, कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ा होगा, वो व्यक्ति इस क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकता। क्योंकि पॉजिटिव सकारात्मक भाव जो दिखता है स्वतंत्रता में, वो है आपको प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वहाँ दिखता है। और जो मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता दिया गया है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर चुके होंगे और आपको समझ भी आ चुका होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर जो मौलिक अधिकार में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसे भी थोड़ा समझते चलिए कि ये कौन सी स्वतंत्रता है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, आपको जब आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 में 19 का सब क्लॉज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, इस तरह से जी तक जाता है, ठीक है। तो इन्हीं में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो एक भाषण हो जाएगा, भाषण, सभा करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन हो गया। उसके बाद आवागमन की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, और फिर व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है। और एक जो स्वतंत्रता कम कर दिया गया वो संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं आगे अब देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपका संविधान में संशोधन हुआ है, इस पर वाद विवाद हुआ है, इस चीज़ को देखते हैं। ये महत्वपूर्ण केस जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इससे संबंधित यानी ये टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या प्रस्तावना को में संशोधन हो सकता है? यहाँ पर एक टॉपिक बना लीजिए आप लोग कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले एक केस आया बेरुवारीवाद 1960 में। बेरुवारीवाद 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो इसमें इसे प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से ही इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब अगला केस आया केशवानंद भारती वाद 1973। एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना को सबसे पहले को संविधान का भाग सबसे पहले केशवानंद भारती वाद में ही कहा गया है। और जब प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन
प्रस्तावना में जो संशोधन किया जाएगा वो सकारात्मक संशोधन होगा। सकारात्मक संशोधन, अगर नकारात्मक संशोधन होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। तो इसीलिए देखिएगा कि प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, एक ही बार। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, यानी बेरुवारीवाद को तो पढ़ ही लिए। बेरुवारी केस जो था 1960 में, उसी के निर्णय को यानी पलट दिया गया केशवानंद भारती में, उसको संविधान का भाग मान लिया। और एक और महत्वपूर्ण केस है जो आपका LIC वाद है, 1995 में हुआ था। इसने सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना। तो ये स्टेटमेंट भी आपको दे देगा कि प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग है। ये कब आया है? तो LIC वाद 1995 में ये प्रावधान किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए कुछ जो प्रस्तावना से संबंधित स्टेटमेंट है, अब उसको देखते हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, उसे आप लोग गौर से याद रखिए। ये याद करने में परेशानी आती है तो उसका भी हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि इस चीज़ को कैसे याद रखें। तो देखिए, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। लेकिन ये याद करने में दिक्कत होगी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ठीक है, देखिए आप कोई भी काव्य देखते हैं पहले प्राचीन समय में, तो उसमें भार्गव शब्द आता था। ये एक यानी पौराणिक शब्दावली भी है, यानी पुराणों में कई बार आपको देखने को ये भार्गव शब्द मिला होगा। और आत्मा शब्द भी यानी कर्मकांडों से संबंधित है। तो इसको, दोनों शब्दों को रिलेट करके आप यानी इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। तो जैसे ही आपसे बोलेगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आपको भार्गव शब्द याद आएगा और डायरेक्ट आप स्टेटमेंट बोल पाइएगा कि ठाकुर दास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अब अगला जो स्टेटमेंट है, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? तो ये KM मुंशी साहब थे। तो देखिए इसको भी याद रखने का तरीका देखिए। जन्म कुंडली, किसी चीज़ का कुंडली पहले किसके हाथ, तो कौन निकालते थे? कुंडली मुंशी साहब तो निकालते थे। उसके पास हर एक चीज़ का जत्था हुआ करता था। जो आप पहले फिल्म भी देखते हैं तो मुंशी साहब के पास देखते होइएगा कि हर एक कुछ का कुंडली रखा होता था। तो इसी से आप याद रख सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि KM मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। अब देखिए परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ये NA पालकीवाला के द्वारा कहा गया है। इसका भी ट्रिक याद रखिए। जैसे पहले जो शादी होता था तो पालकी में यानी दूल्हा दुल्हन जाया करता था, जिसमें एक दूसरे से परिचय पालकी में ही हो जाता था। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है कि किसी चीज़ को याद रखने के लिए किसी कहानी से जोड़ ले तो बेटर रहता है, आपको कुछ ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। वैसे ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अगर ट्रिक भी बनाते हैं तो वो स्टोरी का ट्रिक होना चाहिए ताकि वो लंबे दिनों तक याद रह सके। वहीं देखिए यानी दर्शन, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन या कुंजी किसने कहा? ये अर्नेस्ट बारकर साहब थे। तो देखिए इसको भी याद करने का ट्रिक कि पश्चिम से यानी यूरोप से भारत का दर्शन करने के लिए आते थे
और यहाँ पर बक बक कर चल जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। यहाँ दर्शन किए और बक बक कर चले गए। तो अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का दर्शन या कुंजी कहा था। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, प्रस्तावना सपनों का प्रतिफल है। सपनों का प्रतिफल किसने कहा? ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है कि ये प्रस्तावना सपनों का प्रतिफल है। तो इसे याद करने का ट्रिक देखिए। कृष्ण भगवान जो कुछ नहीं सोच पाते थे, उसे सपना दिखाने का काम किया करते थे। एक अच्छा राह दिखाते थे, सपना दिखवाते थे। तो कौन दिखवाते थे? कृष्ण भगवान दिखवाते थे। इस चीज़ को इस तरह से याद रखिए। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने सपनों का प्रतिफल कहा है। इस तरह से आपका प्रस्तावना पूरा डिटेल में ख़त्म हुआ। और अब आप लोग अगर प्रस्तावना से 2 लेक्चर के माध्यम से प्रस्तावना पूरा क्लियर करवाए हैं, तो अगर इन 2 वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। और जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसे वहीं पर जैसे क्वेश्चन बनाए आप, तो वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। उसी क्वेश्चन को एक लाइन में याद रखा कीजिए। इस तरह से आपका एक बेहतरीन नोट्स भी बन जाएगा। हालांकि ये नोट्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। इसे आप लिखते भी चलिए, इससे आप नोट्स भी बनाइए। ठीक है, जय हिंद।